हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स में अंतिम इकाई दोलन एवं तरंगों का संपूर्ण हल लेके आपके लिए आए हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो के ऊपर कि इसका निर्धारित अंक 8 है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे आपके। अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक का 1 ही आएगा और लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक का 1 आएगा। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है, पहला खाली स्थान है, प्रश्न नंबर 1 खाली स्थान है। खाली स्थान की पूर्ति कर रही है। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है, ऐसी गति जो एक निश्चित समय बाद वापस रिपीट हो मतलब पुनरावृत्ति करे, रिवाइज हो, तो ऐसी गति को हम कहते हैं आवर्ती गति। ओके, ऐसी गति आपकी कहलाती है आवर्ती गति। जो एक आवर्ती मतलब एक प्रकार से पेरियोडिक मोशन बोलते हैं इसे, जो एक डेफिनेट समय बाद हो। जैसे कि घड़ी की सुई एक निश्चित समय बाद लौट के आएगी, है ना। जैसे कि अभी छोटी वाली सुई 12 पे है तो वो 12 घंटे बाद ही 12 पे आएगी। मिनट वाली सुई 60 मिनट बाद मतलब 1 घंटे बाद ही जहां पे है वहां पे लौट के आएगी। और सेकंड की सुई 60 सेकंड बाद लौट के आएगी। तो ये आवर्ती गति में कहलाता है। आपने देखे होंगे हेली धूमकेतु 76 साल बाद पृथ्वी सूर्य के बीच में आता है, तो 76 साल बाद ही आएगा। ऐसे करके मतलब जो भी गति एक निश्चित समय अंतराल के बाद हो उसको आवर्ती गति कहते हैं। दूसरा, आवर्तकाल के विक्रम को आप जानते हैं 1/, आवर्तकाल बराबर होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे हम। तो ये होगा आपका आवृत्ति, 1/, आवर्तकाल या आवृत्ति के विक्रम को हम आवर्तकाल के विक्रम को हम आवृत्ति कहते हैं। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के खाली स्थान होता है। तो आप यहाँ पे सरल आवर्त गति में जो त्वरण होता है वो विस्थापन के समानुपाती भी लिख सकते हैं और अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे समानुपाती लिख रहा हूँ, आप अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में वो जाता है और 1 सेकंड में लौट के आता है। पांचवा जो है, किसी तरंग का आयाम समय पर खाली स्थान है, निर्भर करता है निर्भर नहीं करता, इसमें से तो आपको बताना है। तो तरंग का जो आयाम है वो समय पर कभी भी निर्भर नहीं करता। ठीक है। और कोणीय वेग का मात्रक की आप लोग को अध्याय 2 में आपने पढ़ेंगे। कोणीय वेग ओमेगा होता है, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है देखिए, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन एक वृत्त जो होता है 360 डिग्री का होता है, 90 90 180 270 360 डिग्री का होता है। तो कोण आता है आपका रेडियन में। कोण का आता है, कोण आता है रेडियन में। और जो समय रहता है वो आपका रहता है सेकंड में। समय रहता है आपका सेकंड में, तो रेडियन अपॉन सेकंड। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा वो होगा रेडियन अपॉन सेकंड, ये रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बनना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है वो है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनिए, देखते हैं क्या आता है सही विकल्प में। निम्न में से सरल आवर्त गति नहीं है, इनमें से कौन सी सरल आवर्त गति नहीं होगी? देखिए, सरल लोलक की गति, तो सरल लोलक जो होता है वो ऐसा भी जाएगा और ऐसा भी आएगा, सरल आवर्त गति में आता है। स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान जोड़ने पर खींचने पर छोड़ा जाता है। देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग से मैंने किसी को जोड़ा तो नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा वापस, तो ये भी सरल आवर्त गति में गिना जाएगा। यू आकार की नली, ये देखो यू आकार की जो नली है इसमें भी आपको दिख रहा होगा इतना भाग तो सरल आवर्त है, ये सरल है ना। देखिए, तो इसमें वृत्ति गति आएगा। वृत्ति गति कभी भी सरल आवर्त गति नहीं हो सकती, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो होगा वृत्ति गति। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता? निम्न में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता? सरल आवर्त गति वह गति होती है जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी सभी मतलब आते हैं, पर इसमें ई की घात साइन ओमेगा टी कभी नहीं आता। बाकी ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, फलन है, और ये भी फलन है। ई की घात साइन ओमेगा टी ये फलन नहीं गिना जाएगा। ओके, आपको बनना चाहिए। और तीसरा है, दिए गए किसी कण के त्वरण ए और विस्थापन एक्स के मध्य संबंध के लिए कौन सी सरल आवर्त गति दिखाई जा रही है ना। त्वरण ए है और विस्थापन कितना है आपका एक्स है, तो कौन सी सरल आवर्त गति दिखाई जा रही है? तो इसका ये देखा जाएगा, त्वरण बराबर माइनस इंटू विस्थापन, क्योंकि इसका सूत्र ही होता है अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा वाई।
ठीक है, इसका ये दिखाया जाता है हमेशा, तो आप ये याद रखिएगा, इसका अल्फा मतलब ए से कन्वर्ट हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इससे हो जाएगी और ये विस्थापन वाई, अल्फा ओमेगा वाई, ये वाला आपका बी वाला आएगा, सरल आवर्त गति से संबंधित। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है आवर्ती गति किसे कहते हैं? आवर्ती गति मतलब पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो वह गति जो एक निश्चित समयांतराल बाद पुनरावृत्ति हो, वह गति जिसकी एक निश्चित समय अंतराल बाद पुनरावृत्ति हो, उसको हम कहते हैं, और है ना, पिंड की वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल बाद रिपीट हो मतलब जिसकी पुनरावृत्ति की जा सके, उसे हम कहते हैं सरल आवर्त गति। ठीक है, जब कोई पिंड गति कर रहा हो तो पिंड की वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल बाद, है ना, निश्चित समयांतराल बाद पुनरावृत्त हो, आवर्ती गति कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्ती गति कहलाती है। इसका जो उदाहरण है, घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई की गति, ग्रहों की गति इत्यादि। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखे, ये भी आ चुका है हमारा खाली स्थान में। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताइए। तब भी आपने थोड़ी देर पहले देखे थे कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर जो होता है, प्रश्न नंबर 2 का जवाब है 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। ओके, ये आपको पढ़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, दोलन गति में कण का अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? ये देखिए, ये दोलन गति है, इसमें ये कण दोलन कर रहा है, माध्य स्थिति का। ये क्या है? आपकी माध्य स्थिति। माध्य स्थिति, इसके माध्य स्थिति के दोनों ओर कण क्या कर रहा है? दोलायमान है, मतलब गति कर रहा है। तो दोलन गति में कण का अधिकतम विस्थापन, ये देखिए, कण ऊपर यहां तक जा रहा है और देखिए नीचे भी यहां तक जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? हम अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताइए। कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा और आवर्तकाल में संबंध तो आप जानते हैं। कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध ओमेगा बराबर होता है 2π/T, ये भी सही है, या T बराबर 2π/ओमेगा, ये भी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बनना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न नंबर 5, सरल आवर्त गति में विस्थापन और वेग आलेख में कला में कितना अंतर होता है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है, सरल आवर्त गति में विस्थापन और वेग में कलांतर जो होता है π/2, मतलब 90 अंश का कलांतर होता है। ओके, ये आपको बनना चाहिए, π/2 का कलांतर होता है। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6 है, तरंग किसे कहते हैं? ये तरंग, वेव है ना, वेव, तरंग या वेव क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, तरंग क्या है? तो आपको पता नहीं चाहिए स्टूडेंट, तरंग एक विक्षोभ होता है। ओके, तरंग क्या है? तरंग एक विक्षोभ है। विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के संचरित करता है या पहुंचाता है। ठीक है, तरंग क्या है? तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के संचरित करता है। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, ए आयाम तथा π/2 कला की 2 तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी?
तो स्टूडेंट्स जो तीव्रता होगी 7वें प्रश्न में, देखिए जरा ध्यान से, दो तरंगे हैं, दोनों की आयाम भी a है और दोनों के बीच में कलांतर कितना है π/2 का, तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी। तो तीव्रता जो होती है इंटेंसिटी वो समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के, आयाम का वर्ग। तो I बराबर होगा k, आयाम जो रहता है स्टूडेंट आपका वो रहता है 2a cos 5/2, 5 कला है ना ये, और इसका करेंगे हम वर्ग, तो I बराबर हो जाएगा, देखिए यहीं पे 7वां और 8वां हम यहीं पे कर दे रहे, क्योंकि एक में π/2 रखना और एक में पाई रखना है। तो k रहेगा 2 का हो जाएगा 4, a का वर्ग हो जाएगा, cos स्क्वायर 5/2 होगा। तो एक बार यहाँ पे हमें क्या रखना है, यहाँ पे 5 बराबर पाई रखना है, तो I बराबर होगा 4k a का वर्ग cos स्क्वायर 5/2, तो 5 की जगह रखना पड़ेगा हमें π/2 3 × 2 का वर्ग। तो I बराबर हो जाएगा 4k a का वर्ग cos स्क्वायर π/4 मतलब cos 45, cos 45 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, cos 45, और cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो I बराबर हो जाएगा 4k a का वर्ग और cos 45 1/√2 का वर्ग हो जाएगा 4k a का वर्ग 1 का 1 और √2 का 2। तो जो इसकी तीव्रता हो जाएगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी 2k a का वर्ग, है ना। जब आप क्या रखोगे 5 बराबर पाई रखोगे कलांतर। 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न यहाँ से चालू होगा। देखिए इतना तो आपको सब सेम करना ही है। 8वें के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5 की जगह क्या रखना, पाई रखना है। तो I बराबर देखिए 4k a का वर्ग cos स्क्वायर 5/2 मतलब होगा π/2 मतलब हो जाएगा 180 का आधा 90, और cos 90 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो तीव्रता यहाँ पे हो जाएगी 0। ठीक है स्टूडेंट, 7 और 8वां प्रश्न आपका सॉल्व होता है। आपको करना पूरा ही है, बस यहाँ से बदलेगा ये और ये, 5 बराबर पाई और 5 बराबर π/2 और 5 बराबर पाई से यहाँ से आपको बदलना है इसको। स्टूडेंट्स हमारा पहला सवाल है, अब 2 अंक वाले अति लघुत्तरी प्रश्न पर हमारे हैं। इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, है ना, सरल आवर्त गति। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए सरल आवर्त गति, इसको SHM भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सरल आवर्त गति वह आवर्त गति है जिसमें कण अपने माध्य स्थिति, देखिए ये आपकी माध्य स्थिति क्या है, माध्य स्थिति। तो स्टूडेंट सरल आवर्त गति वह गति होती है जिसमें कण अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमता, देखिए कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा, कभी ऊपर से नीचे कभी नीचे से ऊपर, कभी ऊपर से नीचे कभी नीचे से ऊपर। ठीक है, तो वह गति जिसमें कण अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द या दोनों तरफ गति करता है उसे हम कहते हैं सरल आवर्त गति। वह गति जिसमें कोई कण अपनी माध्य स्थिति मिड पोजीशन, माध्य स्थिति के दोनों ओर, और दोनों ओर को क्या कहते हैं, इर्द गिर्द गति करता है, तो हम उसे कण की सरल आवर्त गति कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। और रही बात इसके समीकरण की, तो देखिए ये सब कलांतर है, 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये कोण है, कला है 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, ये हो गया 5 पाई, और एक कर्ण का विस्थापन y। तो विस्थापन x अक्ष पे भी हो सकता है और y अक्ष पे भी हो सकता है। इसलिए सरल आवर्त गति के जो समीकरण होते हैं, उसका जो समीकरण हो सकता है, अगर x अक्ष के लिए निकाले तो x अक्ष और समय के सापेक्ष इसका जो समीकरण होगा वो होगा a cos ωt प्लस 5 मतलब कला है, याद रखना है 5 कला है। और y अक्ष के लिए अगर हम देखें, y अक्ष अगर अक्ष आपका ऐसा ऊपर रहता है ऐसा, तो y अक्ष के लिए और समय के लिए जो ग्राफ रहेगा ये आपका रहेगा a sin ωt प्लस 5। ओके, इस टाइप से आपका रहेगा। स्टूडेंट्स आप इसे ध्यान से देखते चलिएगा। स्टूडेंट्स हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं। तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, यूनिट 2 में भी था, इकाई 2 में भी था, कि जब कोई वस्तु
इकाई समय में जितने कोण से घूम जाती है उसे उसकी कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल कहते हैं, है ना। इकाई समय में यही है कि इकाई समय में जब कोई वस्तु जिस कोण से घूम जाए तो उसे उस वस्तु की कोणीय आवृत्ति कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इधर आप सभी ध्यान से, ये कोई वस्तु है, ये देखिए ये देखिए वृत्ताकार मार्ग है, सर्कुलर पाथ। इसमें देखिए वस्तु जैसे यहाँ पे थी, पहले कहाँ पे थी, यहाँ पे, फिर वस्तु जिस कोण से घूम गई, देखिए ये कोण से घूम गई, तो उस समय ना घूमती है, जिस कोण से घूमती है उस समय पिंड का जो आवृत्ति है उसको कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और कोणीय आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं, इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। ओमेगा बराबर 2π होता ना, होता है, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 लिखिए, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न है, तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत, ये मैं बोलूंगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा, अध्यारोपण सिद्धांत, ठीक है। पेज लिख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इसको लिखने में। तो देखिए स्टूडेंट, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत होता क्या, देखिए ये कोई माध्यपाथ है, माध्यपथ, मिड पे पाथ। तो क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कोई तरंगे जा रही है, पहली तरंग गई, इसका विस्थापन y1 है, मान लो ये दूसरी तरंग जा रही है, इसके कला भले ही अलग हो या समान हो, इससे कोई मतलब नहीं, इसका विस्थापन कितना है, y2 है। तीसरी तरंग जा रही है, इसका विस्थापन ये मान के चलिए y3 है ना, y3, आगे पीछे जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, y3 है। तो तरंगों का जो अध्यारोपण सिद्धांत कहता है, वो कहता है कि सभी तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होगा, क्या, सभी तरंगों का परिणामी विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, सभी तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होगा वो प्रत्येक तरंगों के द्वारा तय किए गए विस्थापन के योग के बराबर होगा। मतलब जो कुल विस्थापन आ गया, सभी तरंगों का जो कुल विस्थापन है वो प्रत्येक तरंग का विस्थापन, पहली तरंग का विस्थापन y1, दूसरे का y2, तीसरी तरंग का विस्थापन y3, इनके योग के बराबर होगा, ठीक है। तो तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में गति करें, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में गति करें या संचरित हो, तो उनका परिणामी विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होगा। मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ धीरे धीरे, आप इसे पॉज करते हुए भी लिख सकते हैं, है ना, या वीडियो को रोक के दोबारा रिपीट करके आप सुन सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी समान माध्यम में संचरित हो रही हो, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी समान माध्यम में संचरित हो रही हो, तो परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होगा। परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंगों के योग के बराबर होगा। स्टूडेंट चित्र भी बना लेना और ये नीचे सूत्र भी लिख लेना। हमारा अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंग हम लिख रहे हैं, प्रश्न नंबर कौन सा, 4 है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। देखिए वह तरंग, ये वह तरंग होती है जिसमें, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत हो, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है।
तरंग कहलाती है। ठीक है भाई, मतलब तरंग जब भी प्रोपिगेट होगी, मतलब तरंग जब भी संचरित होगी तो माध्यम के कण उसके लंबवत होते हैं। तरंग जब भी संचरित होगी और माध्यम के कण अगर तरंग के लंबवत हो तो उस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और अब अनुधीरे भी ऐसी है कि जब तरंग संचरित हो और माध्यम के कण उसके समांतर हो, माध्यम के कण उसके लंबवत की जगह क्या हो भाई, समांतर हो, तो उसे हम कह देंगे अनुधीरे तरंग। ठीक है, जितना फर्क है कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो कण रहते हैं वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, और अनुधीरे में जो तरंग का जो संचरण होता है वो उसके समांतर होता है माध्यम के कण। ठीक है, माध्यम के कण जब तरंग संचरण के समांतर हो तो अनुधीरे तरंग, और माध्यम के कण जब तरंग के संचरण के लंबवत हो तो अनुप्रस्थ तरंग। इसका जो उदाहरण है भाई, इसका उदाहरण देख लो। इसका चित्र ये है, जरा ध्यान दीजिए, इसका चित्र ये है। ये ऊपर वाला जितना भी रहता है इसको श्रृंग कहते हैं, और नीचे वाला जो भी रहता है उसको गर्द कहते हैं, थ्रफ एंड क्रेस्ट एंड थ्रफ। ठीक है, आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। और इसके जो उदाहरण है आपको पता है, इसका उदाहरण है सितार के तार में, वायलिन में, वीणा में, वीणा और सोनोमीटर। ये 12वीं का प्रैक्टिकल है, सोनोमीटर। अभी भी है 11वीं में आपको सोनोमीटर। ठीक है, तो इसमें हमें अनुप्रस्थ तरंगे मिलती है। अब रही बात अनुधीरे तरंगे, तो अनुधीरे तरंगे के बारे में हमने आपको अभी पहले ही समझा चुका था। अनुधीरे तरंग, तो अनुधीरे तरंग वह तरंग होती है जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण के समांतर हो। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण के समांतर हो, अनुधीरे तरंग कहलाती है। ठीक है भाई, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसका चित्र भी देखिए, इसका चित्र और इसके चित्र में दोनों में क्या फर्क है। इसका चित्र में आपको लंबवत दिखाना है। क्या दिखाना है? लंबवत। तो लंबवत आपको दिख रहा है ये लंबवत। ठीक है, आपको दिखना चाहिए भाई। और इसमें समांतर है ना, ऐसा लंबवत दिखाना है आपको, ऐसा लंबवत, ऐसे लंबवत दिखाना है ऐसा। और उसमें क्या करोगे आप लोग, देख लीजिए, ये तरंग संचरित तो हो रही है, ये देखिए स्लाइड, ये तरंग संचरित तो, और ये चित्र यही बनेगा सेम टू सेम, समान ये चित्र रहेगा। पर ये देखिए माध्यम के कण भी इसके समांतर चल रहे हैं, माध्यम के कण भी क्या चल रहे हैं, इसके समांतर चल रहे हैं। ये आपको बनाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बनना चाहिए। इसका जो अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है वो है स्प्रिंग का कंपन। स्प्रिंग का कंपन, स्प्रिंग अपनी जगह पे बन गई और ऊपर नीचे होती ना, तो स्प्रिंग का जो कंपन है वो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे आपका ये 2 अंक वाले क्वेश्चन तक समाप्त कर दिया गया है। अब अगली क्लास में हम बड़े अंक वाले क्वेश्चन करेंगे और आपका कोर्स समाप्त होगा।